हम लोग फिर इससे सर्कल को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने इसके पिछली क्लास में सर्कल के इंटरसेक्शन एंगल के बेसिक डिटेल्स को डिस्कस किया था, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम मेरे चैनल मैथ्स वाइब आरपी पर। तो आइए आगे बात करते हैं। हमने पिछले क्लास में दो सर्कल के इंटरसेक्शन एंगल थीटा का कोसाइन या थीटा को कोसाइन के फॉर्म में फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो कि होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू R1 R2, जहां R1 और R2 उन दोनों सर्कल के रेडियस की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्मॉल डी उन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करता है। हमने इस फॉर्मूले के कई तरह के वेरिएशन को भी बातचीत में रखा था, जहां पहला वेरिएशन ये था कि जब दो सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन एंगल 90 होगा, यानी जब वो सर्कल ऑर्थोगोनल होंगे या राइट एंगल होंगे, तो क्या हो सकता है। तो दो सर्कल के बीच का एंगल 90 होने का मतलब ये होता है कि उन सर्कल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर उन दोनों सर्कल के अलग अलग रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ये बात कल हो चुकी है। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जब दो सर्कल का इंटरसेक्शन एंगल 180 डिग्री होगा, तो ऐसे कंडीशन में उन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस उन दोनों सर्कल्स के अलग अलग रेडियस के लेंथ के सम के इक्वल आएगा। अगर दो सर्कल एक दूसरे पर राइट एंगल या ऑर्थोगोनल होंगे, तो वे एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तभी यह एंगल 90 हो पाएगा। अगर दो सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन एंगल 180 होगा, तो वे सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली किसी पॉइंट पर टच करेंगे, और हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दोनों सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइंस के बीच के एंगल को ही हम लोग इंटरसेक्शन एंगल कहते हैं। अगर ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल के एक्सटर्नल टच करने के कंडीशन में, और अगर ये C1 और C2 इन दो सर्कल्स के सेंटर को अगर दिखा रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पहले सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने के लिए जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपका हाथ पीछे की तरफ आएगा, और जब आप इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दूसरे सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करने के लिए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपका हाथ आगे की तरफ जाएगा, और इन दोनों लाइनों के बनने के डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से जब आप ज्योमेट्रिकली इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, तो ये एंगल आपको 180 डिग्री ही मिलेगा। यानी दो सर्कल के एक्सटर्नली टच होने पर उनका इंटरसेक्शन एंगल, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सर्कल के एक्सटर्नली टच होने पर उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दोनों सर्कल के सेंटर से जिन दो लाइन के हेल्प से मिलाते हैं, उन दो लाइन को बनाते समय आपका हाथ एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और ऐसे कंडीशन में दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा 180 ही होगा। आज हम बात करने वाले एक और कंडीशन के बारे में कि जब दो सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन एंगल 0 डिग्री होगा, तो यहां कौन सी कंडीशन आती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दो सर्कल के इंटरसेक्शन एंगल का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल अपॉन 2 R1 R2 होता है। क्योंकि हम लोग यहां इंटरसेक्शन एंगल को 0 अज्यूम करके चल रहे हैं, तो हम यहां थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 0, और हम सभी जानते हैं कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और हम इस 1 को cos थीटा के RHS से यानी इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे, तो 1 इक्वल टू होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। 2 R1 R2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद R1 R2 के सारे टर्म एक तरफ में इकट्ठा कर लेंगे, और डी स्क्वायर को नेक्स्ट साइड में जब भेज देंगे, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2। अगर आप ध्यान देंगे
तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, दरअसल ये r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। यानी आप बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये r1 माइनस r2 के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। अगर आप दोनों ओर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा r1 माइनस r2। यानी कहने का बॉटम लाइन, कहने का मतलब ये निकला कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन एंगल के जीरो होने पर उन दोनों सेंटर्स के, उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये उनके ग्रेटर और स्मॉलर रेडियस के लेंथ के डिफरेंस के, लेंथ के सबट्रैक्शन अमाउंट के इक्वल आएगा। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि दो सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन एंगल किस कंडीशन में जीरो हो सकता है। तो दो सर्कल के बीच का इंटरसेक्शन एंगल केवल और केवल एक ही कंडीशन में जीरो हो सकता है, और वो कंडीशन ये है कि वे सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करें। ठीक है, अगर ये दो सर्कल आप देखेंगे तो अंदर वाला इंस्क्राइब सर्कल आउटर सर्कल को इस पॉइंट पर, ठीक है, इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, इस इंटरनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम P का नाम देते हैं, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम पहले सर्कल के सेंटर C1 से एक लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे तो आपके हाथ का डायरेक्शन पीछे की ओर आएगा। और जब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसके अंदर इंस्क्राइब्ड दूसरे सर्कल के सेंटर C2 से ज्वाइन करेंगे तो भी आपका हाथ सेम डायरेक्शन में पीछे की तरफ ही आएगा। अगर आप इन दोनों लाइन यानी PC1 और PC2 के बीच का एंगल निकालेंगे तो ये एंगल हमेशा 0 डिग्री ही होगा। मतलब ये निकला कि दो सर्कल के इंटरसेक्शन एंगल के वेनिस होने पर, जीरो होने पर, वे दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, और ऐसी कंडीशन में उनके बिगर और स्मॉलर रेडियस का डिफरेंस जो होगा ये उन दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो C1 से लेकर P तक के डिस्टेंस जो है ये पहले सर्कल का रेडियस R1 है, जबकि C2 से लेकर P का डिफरेंस जो है ये सेकंड सर्कल का रेडियस R2 है। अगर आप C1P में से C2P के इस लेंथ को अगर आप रिड्यूस करेंगे तो जो लेंथ रिमेनिंग बच जाती है वो है C1C2। यानी C1P में से C2P के लेंथ को रिड्यूस करने के बाद, हटा देने के बाद जो लेंथ बचती है वो है C1C2, और यही है इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस D। तो ये कंडीशंस है। ठीक है, तो ये है सर्कल के इंटरसेक्शन एंगल से जुड़ी हुई सभी तरह के डिटेल्स, उसका बेसिक फॉर्मूला, उसके तमाम तरह के वेरिएशंस। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते इस पर हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हम लोग हैं कि दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, उनमें पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि दो सर्कल का इक्वेशन ऐसे दिया है कि पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, और दूसरा इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। हमें इन दोनों सर्कल्स के बीच का इंटरसेक्शन एंगल कोसाइन के टर्म में फाइंड आउट करना है। आप ये जानते हैं कि कोसाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंगल यानी कॉस थीटा का एक्सप्रेशन होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r1 r2, जहां ये d जो है ये इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करता है। हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर्स होते हैं यानी पॉइंट्स होते हैं, और किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उनके कोऑर्डिनेट के पता होने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके ही निकाला जाता है। ठीक है, तो हम इन दोनों सर्कल्स के इक्वेशन को इनके दिए गए वर्जन वाले फॉर्म से कंपेयर करके इन दोनों के सेंटर के कोऑर्डिनेट और इन दोनों के रेडियस के लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब किसी सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा
तो उस सर्कल का सेंटर हमेशा ओरिजिन 0 0 होता है, यानी पहले सर्कल का सेंटर निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये ओरिजिन 0 0 होगा। और ऐसे इक्वेशन वाले सर्कल के रेडियस की लेंथ जो होती है ये आरएचएस में दिए हुए नंबर के पॉजिटिव स्क्वायर रूट के इक्वल आती है, तो रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस इक्वेशन की। किसी भी सर्कल की इक्वेशन में क्वाड्रेटिक एक्स और वाई के साथ में अगर लीनियर एक्स या वाई या दोनों हैं तो वह इक्वेशन हमेशा जनरल इक्वेशन से कंपेयर होगा। तो हम इस सर्कल की इक्वेशन को सर्कल के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद आपको 2g की वैल्यू -2 मिलेगी। ठीक है, तो g की वैल्यू हो जाएगी -1। क्योंकि इस इक्वेशन में लीनियर y नहीं है इसलिए कोफिशिएंट f की वैल्यू 0 हो जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन में इंडिपेंडेंट नंबर को हमेशा कांस्टेंट c, ठीक है, हम मानते आए हैं। इसके बाद हम g और f के हेल्प से सेंटर के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। तो क्योंकि सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g, -f, इसलिए दूसरे सर्कल के सेंटर यानी C2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -1, दैट इज द +1। और क्योंकि f की वैल्यू यहां पहले से 0 मेंशन है तो f की वैल्यू 0 ही होगी। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सर्कल का इक्वेशन जब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में होता है तो रेडियस r को मेजर करने का फॉर्मूला होता है √g² + f² - c। ठीक है, तो आइए इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस r2 की वैल्यू हो जाएगी √g²। तो g इस समय +1 है तो +1 का स्क्वायर +1 ही होगा। नाउ f² यानी 0² -c यहां -1 है तो r2 की वैल्यू हो जाएगी √2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो हमारे पास r1 की वैल्यू भी है, r2 की वैल्यू भी है। अब हमें एक और टर्म फाइंड आउट करना है और वो है स्मॉल d। स्मॉल d का मतलब है सेंटर C1 और C2 के बीच के डिस्टेंस, जो हम निकालेंगे हाई स्कूल में पढ़े हुए डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो C1 C2 मतलब इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। आप जानते हैं किसी पॉइंट के डिस्टेंस को ओरिजिन से फाइंड आउट करते समय ओरिजिन को इग्नोर कर देते हैं और दूसरे पॉइंट के FC का और ऑर्डिनेट को अलग अलग स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 1² + 0² ये अल्टीमेटली +1 ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन एंगल cos थीटा के बारे में। तो ये होता है r1²। तो r1 is 4, स्क्वायर ऑफ द 4 विल बी 16 प्लस r2²। तो r2 आपका √2 है तो आप लेंगे √2 का स्क्वायर -d²। तो d यहां +1 है, +1 का स्क्वायर होल अपॉन 2 × r1 4 हो गया और r2 आपका √2 है। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर ऑफ द √2 विल बी ओनली 2। तो 16 + 2 विल बी 18 -1 विल बी 17। तो 17 अपॉन 4 2 जा 8 × √2। क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, ठीक है, रेडिकल साइन अलाउ नहीं होते हैं, तो हम यहां पर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 17 × √2 होल अपॉन 8 × √2 आपका 2 हो जाएगा तो 16 इसका हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 17 √2 की वैल्यू हमेशा 16 से बड़ी होगी, यानी इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा उसकी वैल्यू इस फ्रैक्शन के बॉटम में दिए हुए, ठीक है, इसके हर में दिए हुए वैल्यू से बड़ी है। और आप जानते हैं कि जब फ्रैक्शन का अपर वैल्यू फ्रैक्शन के हर में दिए गए वैल्यू से बड़ी होती है तो उस फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। और ये बात हम सभी जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम केवल 1 पॉसिबल है। इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक में ही फ्लक्चुएट करती है। इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 पॉसिबल है और ये वैल्यू बिगर देन 1 है। इसका मतलब ये निकला कि इन दोनों सर्कल के
दिए गए इन इक्वेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंटरसेक्शन एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी ये सर्कल कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, तो यहां एंगल आपका होगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।